एवरीवन, तो क्या हालचाल बच्चों आप लोगों के। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और ऑन ट्रैक चल रही होगी। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है और उनका टफनेस लेवल कम है, तो उसमें से एक टॉपिक बच्चों एनएलएम होता है, जिसमें से कम 2 से 3 कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आपको सेट में मिल जाते हैं। उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। और इस रिवीजन में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के बाद उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा बच्चों कि कैसे क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में फेस करने वाले हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ से। तो सेकंड लॉ में हम बात करते हैं बच्चों फोर्स की। फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, P इक्वल्स टू mv। अगर एक केस हम लेते हैं जिसमें मास कांस्टेंट है, जैसे केस होता है पार्टिकल का, तो पार्टिकल का मास हमेशा कांस्टेंट लेते हैं हम, और तो उसमें मास कांस्टेंट ले लोगे, dv डिवाइड बाय dt क्या हो जाता है बच्चों? एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो F इक्वल्स टू ma। और दूसरी फॉर्म देख लेते हैं बच्चों, जब मास क्या होता है आपका? कांस्टेंट नहीं होता, मतलब वेरिएबल होता है। अगर एक कंडीशन हम ये लेके चलें जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी को हम बाहर निकाल सकते हैं और dm बाई dt अंदर रह जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई dm बाई dt। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है बच्चों? रॉकेट में यूज होता है। का जो मास है बच्चों वो 600 है। एग्जॉस्ट गैस ऑफ रॉकेट विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, एग्जॉस्ट गैस जो निकल रही है बच्चों रॉकेट से, और विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट उनकी जो स्पीड है वो है 1000 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास फ्लो। एक कंडीशन ये देखो पहले क्या है, थ्रस्ट टू ओवर वेट। जो इसमें आप रॉकेट का थ्रस्ट आता है ना बच्चों, वो केवल वेट को कंपनसेट कर रहा है। तो यहां जो आप वेट फोर्स लिखोगे वो लिखोगे mg के इक्वल फोर्स कर दोगे, इक्वल्स टू v रिलेटिव dm बाई dt। v रिलेटिव गिवन है बच्चों हमें क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू है 1000 मीटर पर सेकेंड। तो आप dm बाई dt आराम से निकाल लोगे। अब बात करेंगे बच्चों इम्पल्स की। अगर एक लार्ज फोर्स एक बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में हम फोर्स के प्रोडक्ट को dt के साथ क्या बोलते हैं बच्चों? इंपल्स। इस क्वांटिटी को इंपल्स बोला जाता है। और अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं फोर्स इक्वल्स टू dp डिवाइड बाई dt। अगर मैं dp की वैल्यू निकालूं f डॉट dt हो जाएगा, तो f मल्टीप्लाई बाई dt क्या था? इंपल्स। तो इंपल्स किसके इक्वल भी आ गया बच्चों? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी आ गया। तो अगर मैं कहता हूं मेरा फोर्स क्या है बच्चों? वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आप इंपल्स कैसे लिखोगे? f dt इंटीग्रेट कर दोगे t1 टू t2। मतलब अगर इस अंदर वाली चीज को मैं बोलता हूं dp, इंटीग्रेट कर दोगे p1 से p2 तक, तो p2 माइनस p1 अल्टीमेटली जो डिफरेंस है मोमेंटम का, उसको बोलते हैं इंपल्स। अगर आपका फोर्स क्या है? कांस्टेंट है और एवरेज फोर्स की बात हो रही है बच्चों, तो हम क्या करते हैं? एवरेज फोर्स या कांस्टेंट फोर्स को बाहर लेते हैं, टाइम का डिफरेंस ले लेते हैं, तो उसी को बोल देते हैं इंपल्स। और इस केस में भी इंपल्स को तो बोला जाएगा चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स को हम कैसे लिखते हैं? f डॉट dt इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेशन में जो लोअर लिमिट होती है वो t1, अपर लिमिट t2, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब ही होता है बच्चों एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर मतलब ft डायग्राम क्या देगा आपको? इंपल्स देगा। अगर हम बोलते हैं फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो बच्चों लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या देता था? फोर्स। तो ये चीज को बच्चों स्लोप भी तो बोलते हैं ना, स्लोप। तो स्लोप ऑफ पीटी डायग्राम क्या देगा आपको? फोर्स देगा। क्वेश्चन टाइप देखो गिवन है और मैंने नीचे भी दे दिया है ये, ठीक। ऐसा सेम क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जैसे कि ये एक वेलोसिटी है, इसके 2 कंपोनेंट लेंगे बच्चों, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना बच्चों, ये वाला कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन, इसको एज्यूम कर लो, इसको एक्स डायरेक्शन एज्यूम कर लो, ये कंपोनेंट तो सेम ऐसा ही रहेगा। अब ये जो कंपोनेंट है वो रिवर्स होकर इधर आ जाएगा, तो मैं इसको बोलता हूँ Vx। तो Vx जो होगा वो आप देख ही लोगे, अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपको, तो Vx यहाँ पे है v sin थीटा, और Vx फाइनल कितना है? v sin थीटा। बस दोनों की जो डायरेक्शन है, पहले की इधर है, दूसरे की इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन की वजह से 2Vx हो गया बच्चों, ठीक। ऐसे क्वेश्चन कर लेना एक बार, प्रैक्टिस देख लेना अगर नहीं हो तो क्योंकि आने वाले हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन, ठीक। बॉडी ऑफ मास m हिट करता है किसी एक बॉल को, रिजिड बॉल को, ऐसे करके, और सेम स्पीड से रिटर्न हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट बच्चों 2mv। यहाँ पे कोई x और y का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल एक ही डायरेक्शन है, तो 2mv डायरेक्ट लगा दोगे, आ जाएगा आपका आंसर। एरिया अंडर एफ डायग्राम क्या देता है आपको? चेंज इन मोमेंटम, मतलब इंपल्स, ठीक। तो कर लोगे इसको। ये एरिया होगा बच्चों पॉजिटिव, ये एरिया होगा पॉजिटिव, ये एरिया होगा नेगेटिव। इतना क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर बच्चों। तो थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन, चलो इसके डायरेक्ट हम देखते हैं इसका यूज कहाँ पे होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे काफी क्वेश्चन, कि हम एक फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे इसके बीच में रिएक्शन n पूछता है वो, तो ये एफ आप बना सकते हो।
इतना, ये एफबीडी, जो रिएक्शन यहाँ लगेगी वो रिएक्शन यहाँ लगेगी। अब बात करते हैं बच्चों एपरेंट वेट की लिफ्ट के अंदर। तो पहले की बात करेंगे, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो एक्सेलेरेशन तो जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो। तो हम अब देखो एफबीडी बनाना स्टार्ट करेंगे केवल मैन का, मैं हर केस में मैन का एफबीडी बनाऊंगा। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, तो n इक्वल्स टू mg, बिल्कुल वही वेट रहेगा जो कि उसका एक्चुअल में है। देखो यहाँ पे आपको जो बात देखना है वो देखना है केवल एक्सेलरेशन है क्या, ठीक, मोशन के ऊपर नहीं जाना। मोशन अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, केवल आपको देखना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। तो अगर मैं बोलता हूँ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, इसका मतलब एक्सेलरेशन अपवर्ड है, किसका एफबीडी बनाऊंगा, मैन का एफबीडी बनाऊंगा। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बताता है बच्चों एपरेंट वेट। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, mg प्लस ma, मतलब हमारा जो वेट था ma उससे ज्यादा निकल गया, ठीक है, mg प्लस ma, तो इसका मतलब वेट बढ़ गया है बच्चों। लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड, रिटार्डिंग अपवर्ड ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। रिटार्डेशन का मतलब बच्चों स्लो डाउन, अपवर्ड का मतलब क्या होता है, मोशन अप। तो मोशन जो अप हो रहा है ना वो स्लो हो रहा है धीरे धीरे। स्लो कब होगा, जब उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी मोशन से। तो मोशन की डायरेक्शन, लिफ्ट मूव कर रही है अप, पर एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है। एक्सेलेरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड। तो बस एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करना था। अब एफबीडी बना दो, इसका निकाल लोगे वेट। एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, mg माइनस ma, मतलब कम हो गया। जब भी एक्सेलरेशन लिफ्ट का नीचे होगा तो एपरेंट वेट हमेशा कम हो जाएगा, ये इस चीज को याद रख लो। लिफ्ट इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड, एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड बिल्कुल जो अभी केस करा है हमने, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। इसमें भी हमारा वेट क्या हो गया, लोअर हो गया बच्चों, लोअर डाउन हो गया वेट। लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड, रिटार्डिंग डाउनवर्ड का मतलब बच्चों एक्सेलेरेशन अपवर्ड है, एक्सेलेरेशन अपवर्ड है। इसका आप बना दोगे क्या, एफबीडी बना दोगे। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, एपरेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे। 5 केस हैं, आपको समझ आ गया होगा आई होप। चेक क्या करना है बच्चों, बस एक्सेलेरेशन नॉट मोशन। एक्सेलेरेशन इज अप तो एपरेंट वेट ज्यादा, एक्सेलेरेशन इज डाउन एपरेंट वेट कम। इस टाइप का क्वेश्चन देखो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसके वेट में क्या कर दोगे आप, एडिशन कर दोगे, क्या mg प्लस ma कर दोगे, वहां से टेंशन आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं बच्चों मोशन। अगर आपको पिक्चर लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार ट्राई कर लेना, इसको आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बच्चों। देखो मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, मोशन ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट, टॉपिक 5। तो ऐसा कुछ मोशन गिवन हो तो आपको क्या करना है, केवल सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो। अगर सिस्टम ए से चलेगा तो हर एक जो बॉडी है सिस्टम के अंदर वो भी ए से चलेगी। अब हर एक बॉडी का आप एफबीडी बना लो, आपको जो निकालना होगा नॉर्मल रिएक्शन या फिर टेंशन, दोनों निकाल पाओगे। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे टेंशन है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाना जैसे ऊपर लगाया था, हो जाएगा। टेंशन इन रोड, टेंशन इन रोड मतलब जो रोड है ये अब मासलेस नहीं है, रोड के अंदर कुछ ना कुछ मास है। अब जैसे आप इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर आपने कौन सा फोर्स लगाया, F, तो सबसे पहले वही काम है आपका कि इसका एक्सेलरेशन निकाल लो बच्चों। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स डिवाइड बाई m, दिस इज एक्सेलरेशन। तो इसका हर एक पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल होंगे वो a एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे। तो अब इसमें क्या है बच्चों, हम किसकी बात करेंगे, यूनिट मास की। अगर एक यूनिट में मास कितना है m/l, तो x यूनिट में कितना मास होगा m/l मल्टीप्लाई बाई x। तो इन दोनों पार्ट्स को, जिसको मैंने, इसकी लेंथ है l और दूसरे की लेंथ है l-x, इन दोनों पार्ट का जो मास कैलकुलेट किया है वो ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में कहीं भी टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो क्या, केवल आपको सेकंड लॉ लगाना है, कर सकते हो आप लोग, ठीक। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख सकते हो, इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है NLM। ये भी बच्चों क्वेश्चन आप कर सकते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, आपको टेंशन बताना है। पुली सिस्टम पे आ जाते हैं बच्चों। पुली सिस्टम, तो पुली सिस्टम में जब जो हम NLM के क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या रहेगा, फ्रिक्शन लेस रहेगी पुली। फ्रिक्शन लेस रहेगी तो पुली में कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा, ठीक। अगर मैं बात करता हूं बच्चों m1 ग्रेटर देन m2, इसमें भी कुछ हम केस लेंगे। तो फर्स्ट केस इज दिस, m1 इज ग्रेटर देन m2। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो। एक्सेलरेशन कैसे करोगे, नेट पुलिंग फोर्स निकाल लो। नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाई g, दिस इज नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। आपका मेन पर्पज ही ए कैलकुलेट करना है, मेरी बात समझ में आ गई आपको, आपका मेन पर्पज ही ए कैलकुलेट करना है। अगर आपने ए कैलकुलेट कर लिया फिर तो आप टेंशन वगैरह कर ही लोगे सेकंड लॉ लगा के, ठीक।
अब इसमें नेट पुलिंग फोर्स क्या लेंगे, केवल इसका लेंगे। अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो वो फ्रिक्शन इसमें माइनस कर देते, तो अभी m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आ गया समझ। अब इसमें क्या लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, m1 बड़ा है तो m1g माइनस m2g, समझ आ गया बच्चों। अब इसमें क्या लेंगे, m1g माइनस m2g साइन थीटा, तो ये समझ आ गया आपको कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन में नेट पुलिंग फोर्स चाहिए, आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, नेट पुलिंग फोर्स चाहिए, नेट पुलिंग फोर्स चाहिए। 4-5 इक्वेशन बनाने मत बैठ जाना कि वहाँ पे इसकी इक्वेशन इसका अलग लिख रहा हूँ, इसका अलग लिख रहा हूँ, ठीक। तो पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो, फिर इक्वेशन लिखोगे, डायरेक्ट ही मिल जाएगा, ठीक। आई होप आपको एक पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन ये रहा बच्चों, 3 क्वेश्चन देख लो प्रीवियस ईयर से, और ये मैंने 2018 से पहले के नहीं लिए, 2018 के बाद के हैं, तो है ना, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। स्प्रिंग की बात करते हैं, टॉपिक 9। स्प्रिंग क्या होता है बच्चों, फोर्स जो स्प्रिंग का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। और नेगेटिव साइन क्या कर रहा है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स को डिनोट कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, कभी भी स्प्रिंग का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन कर दो। इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करने के बाद उसके अंदर आप स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स को दिखा दो। रिस्टोरिंग फोर्स को दिखाने के बाद आप एक्सटेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्प्रिंग का क्वेश्चन बच्चों, स्प्रिंग कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। तो लीनियर रिलेशन और माइनस साइन के साथ है, तो माइनस साइन के साथ कैसी इक्वेशन होगी, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, समझ आया। स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप, मतलब ये वाला आंसर। कटिंग ऑफ स्प्रिंग बच्चों, कटिंग ऑफ स्प्रिंग की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दी, अगर आपसे नहीं आते क्वेश्चन सॉल्व करने तो उस वीडियो को देख सकते हो। काफ़ी मतलब 6-7 मिनट में मैंने अच्छे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हमने वहाँ पे, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार, कटिंग ऑफ स्प्रिंग को। सूडो फोर्स क्या बच्चों, नकली फोर्स। तो अगर कभी भी आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब जो फ्रेम एक्सेलेटिंग है, एक्सेलरेशन है उस फ्रेम के पास, जैसे ये अभी एक बस है, बस के पास एक्सेलरेशन है, तो बस के अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ है, तो अगर बस ऐसे जाएगी तो पेंडुलम क्या पीछे को जाएगा। अगर बस सेम एक्सेलरेशन से मूव करती जा रही है तो पेंडुलम ऐसे टंग जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, तो पेंडुलम की स्टेट तो यही हो गई अब, तो यहाँ से यहाँ पेंडुलम कैसे गया होगा, इस फोर्स की वजह से गया होगा। तो उसने इस फोर्स को नाम दिया सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कहाँ लगाते हैं हम, जस्ट अपोजिट ऑफ द एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन फ्रेम का है उससे अपोजिट आप एक फोर्स लगा दो, m मल्टीप्लाई बाई दैट एक्सेलरेशन, तो सूडो फोर्स कहते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, आप इसको कर ही सकते हो सॉल्व। अब सूडो फोर्स का मैंने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। वो आपको एक्सेलरेशन बताना है, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ वेज ये है और ये ब्लॉक है बच्चों छोटा वाला, वेज का वो एक्सेलरेशन मिनिमम बताना है जिससे ब्लॉक वहीं पे टंगा रह जाए। एक बार मेरा सॉल्यूशन भी देख लेना और अपना सॉल्यूशन करके भी मैच कर लेना इससे, ठीक है। इक्विलिब्रियम आपको पता ही होगा कि कैसे करते हैं, नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0, नेट फोर्स y डायरेक्शन में 0, और लामीज थ्योरम इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर कहीं भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए तो बस आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, f डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ अपोजिट थिंग। जैसे मैं इसको लूँगा तो साइन का एंगल मैं लूँगा अल्फा, अगर मैं इसको लूँगा साइन का एंगल लूँगा बीटा, अगर मैं इसको लूँगा साइन का एंगल लूँगा गामा। आ गई बात समझ। अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है सूडो फोर्स से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड नहीं किए, जो नीट पूछता हुआ आ रहा है वही क्वेश्चन हैं ये। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन में जो बच्चों हम बात करते हैं कि अगर बॉडी एक तो रेस्ट पे है, एक बार मूव हो रही है, और एक है वर्ज ऑफ मोशन पे मूव होने वाली है, तो अगर मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, ये बॉडी मूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन कितना है, जितना मैंने लगाया। और अगर ये मूव हो गई तो इसके फ्रिक्शन की वैल्यू हमने डिफाइन कर रखी है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक। और वर्ज ऑफ फ्रिक्शन की जो बात करते हैं हम बच्चों, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग कंडीशन, वर्ज ऑफ मोशन को बोलते हैं। तो अगर मोशन नहीं हो रहा तो जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन में काउंट हो जाता है। अब देखो 3 कंडीशन देख लो नॉर्मल निकालने की। नॉर्मल यहाँ पे तो एम जी के इक्वल है, और इसको बोलते हैं बच्चों पुलिंग। इसके दो कंपोनेंट आएंगे ऐसे ऐसे, तो उस एक कंपोनेंट क्या करेगा, इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, ठीक। तो उससे क्या होगा, नॉर्मल कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो नॉर्मल कम हो गया, इसलिए कहते हैं बच्चों पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग, ठीक। ये पुश कर रहा है तो यहाँ क्या करेगा, एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स इधर आएगा, तो जो नॉर्मल को इंक्रीज कर देगा बच्चों,
और एक नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं जब आपने किसी वॉल के ऊपर एक ब्लॉक को ऐसे करके लगा हुआ है। तो नॉर्मल अब mg के इक्वल नहीं होगा, अब इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा नॉर्मल, जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। 2 टाइप होते हैं, काइनेटिक और स्टैटिक। अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है R, ठीक, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक। अब फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैं ऐसे लूँ तो एक ट्राइंगल लो बन गया ये ऐसे करके। तो अब रिजल्टेंट कैसे लिखूंगा मैं, इनके बीच में 90 डिग्री है तो n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। आपको बोला F स्टैटिक फ्रिक्शन है, वेरिएबल होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो 0 फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू 0। मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग कंडीशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू n, समझ आई। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना इसको, कभी भी इससे क्वेश्चन टपक सकता है, ठीक। अगर मैं बात करूं बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो रिजल्टेंट एंड फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एंगल लैम्डा है, तो उसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम, लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज अगर बात करते हैं बच्चों, तो एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन होता है किसी एक प्लेन के लिए। अगर हॉरिजॉन्टल से कोई प्लेन एक थीटा एंगल बना रहा है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये एंगल ऑफ रिपोज वो है अगर आप प्लेन पे एक ब्लॉक को रख दो तो जस्ट ब्लॉक अपनी लिमिटिंग कंडीशन पे आ जाए, उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं बच्चों, ठीक। यहाँ पे मैंने लिख रखा है मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच बॉडी बिगिंस टू स्लाइड। तो आप एक बार देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है बच्चों। तो फ्रिक्शन सबसे बड़ा टॉपिक था, उसके बाद इसके क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आते हैं फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन हैं बच्चों, आपको बस मैं दिखा रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बस है, बस का एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, ठीक। mg वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने में। अब ये एक सिस्टम हो गया पुली सिस्टम, और पुली का सिस्टम है और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा दोनों के ऊपर ऐसे करके, अगर मोशन इधर है तो एक बार देख लेना आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई कर लेना इन क्वेश्चंस को घर पे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसके बाद ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका हूँ अभी, इसका भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं तो कर लीजिए। पुली सिस्टम, इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है ये, पुली सिस्टम प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपने आप ट्राई कर लेना। पुशिंग पुलिंग वाला कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, और ये भी काफ़ी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, इसको आपको PQR सब मैच करना है, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। तो बच्चों यहीं तक क्वेश्चन मैंने डाले हैं, और 2018 के बाद के हैं, मतलब न्यू पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल NLM में, तो ये वही क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चों। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे पोटेंशियल टॉपिक के साथ, उसका रिवीजन कर लेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।